ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले माजरत कि आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, 5 मिनट या 4 मिनट लेट हो गई है। अच्छा खैर, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल जो टॉपिक्स पढ़े थे वो आपसे जरा सुनते हैं। तो डॉक्टर किंदु सलाम हमें जल्दी से बताएंगी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब जब मैं यूरिन करता हूँ तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद जो मेरा यूरिन है इट टर्न ब्लैक। तो अगर जो यूरिन है, अगर वो क्या हो जाता है, वो थोड़ी देर के बाद या जब एयर के साथ एक्सपोज होता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो मुझे बताएं, अगर कोई पेशेंट है उसका जो यूरिन है अगर वो टर्न ब्लैक हो जाता है तो आप किस डिजीज के बारे में सोचेंगे? तो इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया, इसको हम अल्केप्टोन यूरिया कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर ने 3 अमाइनो एसिड्स खाने से मना किया है। तो वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो खाने से मना किया है? तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक डिजीज होती है जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैपल सीरप यूरिन, मैपल सीरप डिजीज। तो आपके पास जो मैपल सीरप यूरिन डिजीज है, इसमें क्या हमने पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 3 होते हैं आपके। आइसोल्यूसिन आता है, उसके अलावा और कौन सा आता है? वेलिन आता है, और कौन सा आता है? तो वेलिन, आइसोल्यूसिन, और जो आपका तीसरे नंबर पे था वो क्या था? तो डेट इज योर वेलिन, आइसोल्यूसिन और आपका ल्यूसिन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, अगर आपके अंदर ये मसला हो तो इससे क्या होगा कि इनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी और आपको मैपल सिरप यूरिन डिजीज होगी। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। तो हमने कल ये सारी चीजें पढ़ दी थी, इसमें और कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडे क्लास, और इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। तो आपका जो फिनाइल कीटोन यूरिया है एक बहुत अहम टॉपिक है और ये आपको लाजमी आना चाहिए कि व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। जो फिनाइल कीटोन यूरिया है, इसमें आपने याद रखना है कि आपके यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखें, यूरिया का मतलब होता है यूरिन और फिनाइल कीटोन का मतलब फिनाइल कीटोन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल कीटोन्स इन द यूरिन। हमारे यूरिन के अंदर क्या होगा? फिनाइल कीटोन्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर मरियम हमें बताएंगी कि हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलानीन। डॉक्टर मरियम हमें ये बताएंगे कि जो फिनाइल एलानीन है, क्या ये असेंशियल अमाइनो एसिड है या नॉन असेंशियल है? अभी मैं आपको ऐसे ही लिखवाऊंगा भी, लेकिन आपने याद रखना है कि जो फिनाइल एलानीन है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, तो हमें इसको डाइट के अंदर लेना पड़ता है। इट इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या है? एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। फिर आपने कहना है कि जो फिनाइल एलानीन है ये आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एक और अमाइनो एसिड है जिसको हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। तो जो टायरोसिन है ये हमारी बॉडी खुद ही बना रही है, तो ये असेंशियल होगा या नॉन असेंशियल होगा? तो जो टायरोसिन है इट इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या है आपका? नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। फिर आपने कहना है कि ये जो टायरोसिन है ये आगे कन्वर्ट होता है 3 चीजों के अंदर। ये आपके एग्जाम के अंदर भी सवाल आ सकता है कि जो टायरोसिन है ये आपकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसको बनाने में यूज होता है? तो सबसे पहले जो आपका टायरोसिन है इसको हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा जो आपका टायरोसिन है इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डोपामीन, इसको हम डोपामीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका टायरोसिन है इसको तीसरे नंबर पे जो हम यूज करते हैं दैट इज योर मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है ये क्या होता है? सॉरी, मेलानिन, मेलाटोनिन मेलानिन। तो आपने कहना है कि जो टायरोसिन है इसको हम तीसरे नंबर पे यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। तो अब हम कहते हैं कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गया है, लेकिन ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है नॉन असेंशियल के अंदर? तो ऐसा एंजाइम जो हमारे फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन। ठीक है, इट इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो आपका जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन, जो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमें डाइट के अंदर लेना पड़ता है, इनटू द टायरोसिन। जो टायरोसिन है ये हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इससे बनाते हैं T3 T4 बनाते हैं, हम इससे डोपामीन बनाते हैं, हम इससे मेलानिन बनाते हैं। जो मेलानिन है ये हमारी स्किन के अंदर एक कंपाउंड होता है जो हमें मैला करता है, मतलब कि हमें काला करता है, हमें परिजात बनाता है। तो आपका जो मेलानिन है ये आपने याद रखना है कहां से बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टायरोसिन, ये आपको टायरोसिन से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताएं कि अगर आपका ये वाला जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये म्यूटेटेड हो, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, तो डॉक्टर अवैस हमें बताएंगे कि क्या आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन बनेगा? बताएं शाबाश, क्या आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन बनेगा? तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा। देखें, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इफ देयर विल बी डेफिशिएंसी, किस चीज की डेफिशिएंसी होगी? तो डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज।
पीएच का मतलब है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर आपकी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा? जी डॉक्टर सबा बताएंगी। तो क्या आपके यूरिन के अंदर जो फिनाइल एलानिन है वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानिन है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानिन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यूरिन के अंदर देयर विल बी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द फिनाइल एलानिन। उसके अलावा अब हमें डॉक्टर अवैस बताएंगे कि पहले तो हमारी बॉडी टायरोसिन खुद बना रही थी, लेकिन क्या अब अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो क्या आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन बन सकेगा? तो जाहिर बात है टायरोसिन नहीं बन सकेगा। अगर नहीं बन सकेगा तो हमें बाहर क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से डाइट के अंदर लेना पड़ेगा। तो इसमें आप सेकंड लाइन ये लिखेंगे कि आपका जो टायरोसिन होगा इट विल बिकम असेंशियल। तो टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है इट विल बिकम्स, ठीक है, टायरोसिन विल बिकम असेंशियल। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये एक असेंशियल अमाइनो एसिड बन गया। अब हमें इसकी डाइट के अंदर जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा, तो जो पेशेंट होगा आपको पेशेंट से आपको किस तरह की स्मेल आएगी? तो आपने याद रखना है कि जो पेशेंट होगा, जिस तरह मस्ट नहीं होता तो मस्टी ऑर्डर स्मेल आपको क्या मिलेगी? मस्टी ऑर्डर स्मेल। और यही आपके एग्जाम के अंदर कीवर्ड होता है कि जो मस्टी ऑर्डर स्मेल है ये आपको किस डिजीज के अंदर मिलती है? तो दैट इज योर फिनाइल कीटोन यूरिया। वो क्या होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके बाद मुझे बताएं कि क्या ये पेशेंट इंटेलेक्चुअली नॉर्मल होगा या डिसेबल होगा? तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो दूसरी चीज मिलती है दैट इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, मतलब कि ये बंदा नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसको हम क्या कहेंगे? ये जो आपका पेशेंट होगा इसका सर छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। जो माइक्रोसेफेली होती है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सर छोटा होता है, लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, उनको कोई जो दरबारों वाली मतलब के यूनिफॉर्म होती है या जो मलंग पहनते हैं वो पहना के दरबारों के ऊपर बिठा देते हैं कि ये बंदा खास बंदा है, और उसको फिर लोग खैरात दे रहे होते हैं। तो वैसे एक जोक भी आपने सुना होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग था, स्टीफन हॉकिंग का तो आप सबको पता होगा, जो तकरीबन 31 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरा था और उसको हो गई थी एमएनडी, ठीक है, उसको हो गया था एमएनडी, न्यूरो की एक डिसऑर्डर है। तो उसके बाद वो बंदा बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे बिल्कुल अब नॉर्मल है। तो एक जोक ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टीफन हॉकिंग होता तो उसको क्या होता? उसको हम दरबार के ऊपर बिठा देते और वो फिर मतलब अच्छी वाली इनकम जनरेट करता। लेकिन अमेरिका के अंदर मुझे पता है उसकी एप्स्टेन फाइल्स के अंदर भी नाम आया हुआ है, लेकिन उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, पर उसका एक मसला ये है कि वो खुदा को नहीं मानता। जो जो आपका ये स्टीफन हॉकिंग है, इसका मसला ये है, ये कहता है कि जो दुनिया है वो क्या है, वो बगैर किसी खुदा के चल रही है और ये खुद ही बन गई थी। तो मतलब कि वो बिल्कुल एक प्योर एथिस्ट है। तो उसको खैर छोड़े, मतलब कि वो बड़ी लंबी कहानी है। तो तकरीबन वो बंदा 31 साल की उम्र में गिरा था और उसको एमएनडी हुआ था, और तकरीबन 51 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। तकरीबन वो 20 साल वो बंदा उस डिजीज के साथ जिंदा रहा था, व्हील चेयर के ऊपर। सिर्फ उसकी फेशियल एक्सप्रेशन काम करते थे, बाकी उसकी सारी चीजें गायब हो चुकी थी। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया का पेशेंट होता है इसको हम डोले शाह की चुई भी कहते हैं, पंजाबियों को पता होगा, तो डोले शाह की चुई होती है। उसके अलावा जो माइक्रोस्फेली आपको इसके अंदर मिलेगी, उसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है? जो पेशेंट होगा उसको झटके लग सकते हैं, ठीक है, सीजर्स हो सकता है। उसके अलावा जो पेशेंट होगा उसकी जो स्किन होगी वो क्या होगी? हाइपर पिगमेंटेड होगी, ठीक है। उसकी जो स्किन होगी आपको उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी। डॉक्टर मरियम हमें जल्दी से बताएंगी कि कल हमने कौन सी ऐसी डिजीज पढ़ी है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मिलती है? बताएं शाबाश। तो कल हमने एक डिजीज पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि जो पेशेंट होता है वो परिजाद हो सकता है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकती है। जी डॉक्टर मरियम कौन सी डिजीज थी वो? कल ही हमने पढ़ा था, और आपको मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपकी वो चीजें रिवाइज हो जाएं। तो आपने याद रखना है दैट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। उसको हम क्या कहते हैं? अल्केप्टोन यूरिया। स्टीफन सिंड्रोम कहां से आ गया? ये कौन सा सिंड्रोम है जो आपने निकाल लिया है? तो आपने कहना है जो आपका हाइपर पिगमेंटेड स्किन है ये आपको इसके अंदर मिलती है। तो ये सारे इसके की हैं जो आपको इसके अंदर पता होने चाहिए। अच्छा अब मुझे बताएं कि इस बंदे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो वही बात कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो इस बंदे को क्या है, इस बंदे के अंदर फिनाइल एलानिन ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपने ऐसी डाइट नहीं खानी जिसके अंदर फिनाइल एलानिन ना हो। तो डिक्रीज इनटेक, ठीक है, इसमें क्या होगा? डिक्रीज इनटेक ऑफ फिनाइल कीटोन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो फिनाइल एलानिन है उसकी इनटेक आपने क्या करनी है? कम करनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसमें इस पेशेंट को रिकमेंड करना है कि आपने क्या करनी है? टायरोसिन जो डाइट है, ठीक है, जो टायरोसिन की डाइट है वो ज्यादा लेनी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब मुझे बताएं, आपके घर में आपने एक नाम सुना होगा प्रोडक्ट का, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, दैट इज योर सुक्राल ड्रॉप्स, ठीक है। कभी नाम सुना है? आपके घर में शायद होगी, या अगर आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है या कोई बंदा डाइट कर रहा है तो आपने ये लाजमी सुना होगा कि अगर वो बंदा चाय पीता है तो वो चीनी की जगह पे क्या यूज कर रहा है? सुक्राल ड्रॉप्स यूज कर रहा है। या फिर एक एक दो
और भी है, मेरे पास भी पड़ी हुई है। तो ये जो सुकराल ड्रॉप्स है, कभी आपने सुना है कि इसके अंदर क्या होता है? जो सुकराल ड्रॉप्स है ना, इसके अंदर हमने मतलब कि लेबोरेटरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक स्वीटनर बनाया हुआ है, जिसकी कैलोरीज तकरीबन ना होने के बराबर है। उसकी कैलोरीज बहुत बहुत कम होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा जो भी चीज होती है उसको मीठा करता है। तो आपने कहना है जो सुकराल ड्रॉप्स होते हैं, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। एक आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, दैट इज कॉल्ड एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम होता है ना, आपने कभी डाइट कोला पी है? जो डाइट कोला है उसकी भी कैलोरीज तकरीबन जीरो होती हैं, और उसको भी मीठा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। या जो सुकराल ड्रॉप्स होते हैं या जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उसमें क्या होता है? एस्पार्टेम। तो मुझे बताएं, अगर कोई पेशेंट है, उसको फिनाइल कीटोन यूरिया है, तो क्या आप उसको सुकराल ड्रॉप्स यूज करवा सकते हैं? तो आपने याद रखना है, ये जो एस्पार्टेम होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फिनाइल एलानिन। तो आपने इस पेशेंट के अंदर क्या होता है? कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया है, आप उसको कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज नहीं करवाएंगे। उसके अलावा आजकल जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं उस सिटी से बिलोंग करता हूं जहां पे सबसे ज्यादा पौधे पाए जाते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा नर्सरीज हैं, तो जो आजकल एक पौधा है जिसका नाम है स्टीविया, आपने नाम सुना होगा। ये जो स्टीविया है ना, ये भी एक नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है? जो स्टीविया, ये भी एक नेचुरल स्वीटनर है, और इसकी भी कैलोरीज तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। तो इसको भी अगर आप घर में उगाते हैं, इसके पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बना लेते हैं, तो वो भी आप उसको एज अ स्वीटनर यूज कर सकते हैं, और इसमें कैलोरीज तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एस्पार्टेम होता है, ये इस पेशेंट के अंदर जो फिनाइल कीटोन यूरिया, इसके अंदर क्या होगा? कंट्रा इंडिकेटेड होगा। क्यों कंट्रा इंडिकेटेड होगा? क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है? फिनाइल कीटोन होता है, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। बाकी और इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मुझे बताएं, फिनाइल कीटोन यूरिया क्या आपको समझ आई है? फिर हम जरा आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। यहां तक कोई परेशानी वाली बात है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। और हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल लाजमी आता है, एंड दैट इज योर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। जी डॉक्टर किंजो सलाम हमें बताएंगी कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता क्या है? बताएं, शाबाश। सीधा और सादा अल्फाजों में बताना, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है, तो इसके अंदर हम ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा सकते। देखिए, आपने याद रखना है, हमारी जो बॉडी है ना, वो ग्लूकोज को स्टोर करती है। मतलब कि अगर हम एक की बजाय दो रोटियां खा लेंगे, तो हमारी जो बॉडी होती है, जिसका उतना जितना उसको चाहिए होता है वो ले लेती है, बाकी को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। तो जो ग्लाइकोजन है, ये क्या चीज है? आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी जो ग्लूकोज को स्टोर करती है, वो एक फॉर्म के अंदर करती है। वो डायरेक्टली ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकती, तो उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है? तो इट इज द स्टोरेज फॉर्म। किसकी स्टोरेज फॉर्म है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज है, उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है, दैट इज योर ग्लाइकोजन। अब आप, उसने लिखा हुआ है कि अगर इस स्टोरेज के अंदर कोई मसला आ जाए, या आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर ना कर पाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अब जरा गौर से आपने सुनना। देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करती है, तो किसकी फॉर्म के अंदर करती है? दैट इज योर ग्लाइकोजन। वो क्या होता है? आपका ग्लाइकोजन होता है। ये जो ग्लाइकोजन है, अब इससे हमने दोबारा ग्लूकोज बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? ये जो आपका ग्लाइकोजन है, ये कन्वर्ट होता है पहले किसके अंदर? ग्लूकोज 1p के अंदर, ठीक है? ये जो आपका ग्लाइकोजन है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज 1p के अंदर। फिर आपने कहना है कि ये जो ग्लूकोज 1p है, ये बाद में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6p। जी का मतलब है ग्लूकोज, तो इट विल कन्वर्ट टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं ग्लूकोज। इससे हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, उसकी हम फिर क्या करते हैं? उसकी हम करते हैं ग्लाइकोलिसिस। उसके हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और उससे हम क्या जनरेट करते हैं? एटीपी जनरेट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं? एटीपी जनरेट करते हैं। अब मुझे बताएं, ऐसा एंजाइम जो हमारे ग्लूकोज 6p को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। देखिए, मैं आपको सिंपल करके बताता हूं। हमारी जो बॉडी है, वो उसने जो बैंक है ना, उसका जो बैंक है, जिसकी मदद से उसने ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है, वो ग्लाइकोजन है। तो जब भी हमें ग्लूकोज होता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर हम उसे एटीपी बनाते हैं। अब ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज 6p को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, उस एंजाइम का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो आपका ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये ग्लूकोज 6p को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये जो एंजाइम है, अगर ये एब्सेंट होगा, तो क्या आपका ग्लूकोज बन सकेगा? जी डॉक्टर अहमद, आप क्या समझते हैं कि क्या आपका ग्लूकोज बन सकेगा? तो जाहिर बात है, नहीं बन सकेगा। जब ग्लूकोज नहीं बन सकेगा, तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर ये जो एंजाइम है, ये डेफिशिएंट हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? तो आपने याद रखना है, इट इज कॉल्ड
वोन गर्की डिजीज, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड वोन गर्की डिजीज। और आपने इसके सवाल पास्ट पेपर के अंदर लाजमी लाजमी देखे होंगे। तो वोन गर्की डिजीज क्या होता है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फिर आपने याद रखना है कि ऐसा पेशेंट जिसको वोन गर्की डिजीज होगी उसमें हमें क्या मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपका जो स्टोरेज था, जो आपका बैंक है वो तो खत्म हो गया, आपका एटीएम कार्ड नहीं चल रहा, तो जब आपको भूख लगेगी तो क्या आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा या हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो पेशेंट होता है इसमें क्या मिलेगा हमें, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। किसके दरमियान मिलेगा, इन बिटवीन मील्स। मतलब कि जब ये बंदा खाना खाएगा तब तो ग्लूकोज अवेलेबल होगा, लेकिन खाना जो खाने के दरमियान वाली जो ब्रेक होती है उसमें इसको क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आपने याद रखना है कि इसमें और क्या होगा, इसमें आपने कहना है कि इसमें सबसे पहले तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उसके अलावा इस पेशेंट के अंदर जो ग्लाइकोजन है, जाहिर बात है ग्लाइकोजन टूट ही नहीं रहा तो ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन किसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, लिवर के अंदर। जो हमारा ग्लाइकोजन वैसे भी लिवर के अंदर स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन आपका लिवर के अंदर ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो किडनी होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके मसल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा। फिर मुझे ये बताएं कि अब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लैक्टेट है, ठीक है, जो आपका ब्लड लैक्टेट है ये ज्यादा हो जाएगा, उससे आपको एसिडोसिस हो सकती है। फिर आपने याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो पेशेंट होगा इसके अंदर आपको यूरिक एसिड ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। फिर मुझे बताएं कि अगर आपकी किडनी के अंदर, अगर आपके लिवर के अंदर या आपके मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है, तो आपका लिवर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर बात है जो आपका लिवर होगा वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, यू विल गेट हिपैटोमेगैली। इसमें क्या मिलता है आपको, हिपैटोमेगैली मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हिपैटोमेगैली। अच्छा अब मुझे बताएं, आपके पास एक पेशेंट आया है और उसको वोन घर की डिजीज है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि आप क्या करें। तो आपने उसको कहना है कि अच्छा आपने ना क्योंकि आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने बार बार कुछ मीठा खाना है। बार बार मीठा मीठा क्यों खाना है, ताकि आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फ्रीक्वेंट ओरल ग्लूकोज डाइट, ठीक है, हम इसमें क्या देंगे कि आपने ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खाना है, बार बार खाना है, और क्या करना है, कॉर्न स्टार्च। ठीक है, आपने कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना है क्योंकि जल्दी ब्रेक हो जाती है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट ओरल ग्लूकोज आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका वॉन घर की डिजीज है, ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। जल्दी बताएं मुझे, शाबाश, यहां तक समझ आई है। फिर आपसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछते हैं, वो हमें बताएंगी, कौन बताएगा, डॉक्टर इशाल बताएंगे हमें, अगर आपको आता है तो। देखिए मुझे ये बताएं, आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है और आप जब उसका लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उस पेशेंट के अंदर बाकी सारी चीजें ठीक है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ज्यादा हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप उसके अंदर कौन सी स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग यूज करेंगे। जी डॉक्टर सबा या कोई और हमारा जो लावा सा स्टूडेंट है वो हमें बताएगा कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, हम उसके अंदर क्या यूज करेंगे। तो डॉक्टर नासिर आप सही बता रहे हैं लेकिन आप गलत बता रहे हैं। देखिए जो स्टेटिन होते हैं ये क्या होता है, ये इसको हम यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन मैं ट्राइग्लिसराइड्स की बात कर रहा हूं। तो एक्सीलेंट, शाबाश डॉक्टर नूर, जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स होता है इसको अगर स्पेसिफिकली किसी बंदे की ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, आप उसके अंदर फिब्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर क्या करेंगे, फिब्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चले आपसे एक और कॉन्सेप्ट पूछते हैं, डॉक्टर जलील हमें बताएंगे कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसको जीआईटी का कौन सा मसला हो सकता है, बताएं शाबाश। जो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है या आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये अगर ज्यादा हो जाए तो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपने याद रखना है, इट इज द कॉमन काज ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, ये किसकी काज होती है, ये आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कराता है। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि हमारे पास ये पेशेंट एडमिट है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, लेकिन हमें उसकी वजह नहीं मिल रही, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो वोन घर की डिजीज है ये क्या होती है। मुझे बताएं, यहां तक समझ आई है, फिर हम आगे चलते हैं। बताएं शाबाश, यहां तक समझ आई है, फिर हम आगे चलते हैं। और हमारे पास जो अगली डिजीज आती है दैट इज कॉल्ड पोम्पे डिजीज। तो आपकी जो पोम्पे डिजीज है ये क्या होती है और इसके बारे में क्या होना चाहिए। देखिए ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी और कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा। तो आपके जो पोम्पे डिजीज है इसमें आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो एंजाइम एब्सेंट होगा दैट विल बी लाइसोसोमल एंजाइम। तो इसमें आपने कहना है, इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एब्सेंट लाइसोसोमल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एब्सेंट लाइसोसोमल 1,4, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज। तो आपका जो लाइसोसोमल 1,4 अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है ये क्या होगा, ये एब्सेंट होगा।
उससे होगा ये कि आपका, ठीक है, उससे होगा ये कि आपका जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, इससे होगा ये कि आपका जो ग्लाइकोजन है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन विल एक्यूमुलेट, ठीक है, ग्लाइकोजन आपका किसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा? इन लाइसोसोम्स। तो ऐसी डिजीज जिसमें लाइसोसोम्स के अंदर ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि जो लाइसोसोम्स है वो उस ग्लाइकोजन को तोड़ नहीं पा रहे, तो इट इज कॉल्ड पोम्पे डिजीज। इसको हम पोम्पे डिजीज कहते हैं। फिर मुझे बताएं कि आपके जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो आपने कहना है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन दिल के जो सेल्स होते हैं वहां पे स्पेसिफिकली होते हैं। तो आपने कहना है कि इसमें हमें क्या मिलेगा? यू विल गेट कार्डियोमेगाली, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो आपके दिल का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर के अंदर जा सकता है। उसके अलावा इसमें हाइपोटोनिया, ठीक है, इसमें क्या होगा? जो पेशेंट होगा उसकी टोन कम हो जाएगी। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये बंदा एक्सरसाइज कर पाएगा? तो आपने कहना है ये बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होगी? एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होगी? एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। फिर आपने याद रखना है कि इसकी जुबान बहुत बड़ी होगी। वैसे तो आपको पता है कि माशाल्लाह से काफी हमारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जुबान काफी लंबी होती है, लेकिन इन बेचारों की मेडिकली जुबान बड़ी होती है। तो इनमें क्या मिलता है आपको? इनलार्ज टंग, ठीक है। इनमें क्या होता है आपको? इनलार्ज्ड टंग। जो जुबान होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपका पोम्पे डिजीज है इसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है और आपको क्या मिलता है? देखिए इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना, वो आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं। या तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, या ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जिसमें आपको कार्डियोमेगाली मिलती है, तो वो आपकी है पोम्पे डिजीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगली डिजीज जाने से पहले मैं आपको आपके लिए अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आज है हमारी आखिरी ट्रायल क्लास। तो इसके बाद जो स्टूडेंट फीस पे करेगा वही ज्वाइन कर सकेगा। अभी तक हमने रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस इसलिए स्टार्ट नहीं की ताकि एक दफा सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर ले। तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी भी जो ज्वाइन करना चाहता है, आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता करना है। आपको अकाउंट शेयर किया जाएगा और आपने फीस पे करके उसमें से उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। जो फीस है वो आप सबको पता है 3,000 पीकेआर पर मंथ है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कल से इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आपको ग्रुप में आ जाएगा, उसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा। और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाटोलॉजी सिस्टम। हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है कि कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हिमाटोलॉजी सिस्टम। एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही हिमाटोलॉजी खत्म होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके बाद हम फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह आपको आपकी रिकॉर्डिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो लाइव क्लासेस है वो वैसे की वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है आप इस नंबर पे राब्ता करेंगे, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो आपको अकाउंट शेयर किया जाएगा और आपने उसमें फीस पे करनी है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अगली डिजीज आती है दैट इज कॉल्ड कोरी डिजीज। तो आपकी जो कोरी डिजीज है ये क्या होती है और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जरा गौर से सुनना। देखें, जो कोरी डिजीज है इसमें सबसे पहले तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? तो दैट इज एन डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये आपकी ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग को डी ब्रांच करता है, तो इट इज कॉल्ड डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसका अगर नाम लिखना है तो लिख लें, इट इज कॉल्ड अल्फा 16 ग्लूकोसिडेज। इट इज कॉल्ड अल्फा 16 ग्लूकोसिडेज। इट इज कॉल्ड डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब आपने कहना है कि इसमें क्या होता है। देखिए इसमें सारी चीजें सेम होती हैं। इसमें आप लिखें इसकी जो सिम्टम्स हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स सिमिलर टू, ठीक है, सिम्टम्स सिमिलर टू वॉन गर्की डिजीज। जो आपकी वॉन गर्की डिजीज है उसके साथ इसकी सिम्टम्स सिमिलर हैं, लेकिन फर्क एक चीज का है। वो क्या है? बट इसमें जो आपका लैक्टेट लेवल होता है, ठीक है, देखिए हमने उसमें पढ़ा था ना कि आपका जो लैक्टेट लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें जो आपका लैक्टेट लेवल है वो क्या होगा? इट विल बी नॉर्मल, ठीक है। लैक्टेट लेवल क्या होगा? आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। मुझे बताएं आपको यहां तक समझ आई है? फिर आपने इसमें एक और पॉइंट ये लिखना है कि जो कोरी डिजीज होती है ना, इसमें इसमें इसको रट्टा मारें कि इसमें आपके जो लिमिट डेक्सट्रॉन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोरी डिजीज की जो आपका जो लैक्टेट होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो आपके लिमिट डेक्सट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर पता होना चाहिए। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अगली और अहम डिजीज है इट इज कॉल्ड एंडरसन डिजीज। जो एंडरसन डिजीज है इसको नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो जो एंडरसन डिजीज है इसमें एक दो कीवर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए। देखिए सबसे पहले जो एंडरसन डिजीज है इसमें वही एंजाइम का पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? जो आपका ब्रांचिंग एंजाइम है, जो कोरी डिजीज थी उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम था, इसमें क्या होगा? आपका जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो आपका ब्रांचिंग एंजाइम है वो एब्सेंट होता है। अब जो ब्रांचिंग एंजाइम है अगर वो एब्सेंट होगा तो उससे क्या मिलेगा आपको? तो इसमें अगर आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आपका ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो एंडरसन डिजीज है इसमें क्या होगा। तो इसमें आपने कहना है कि इसके अंदर आपको हिपैटो
हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। आपका लिवर और जो स्प्लीन है, ठीक है, आपका लिवर और जो स्प्लीन है दोनों क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो बच्चे होंगे ये खाए पिएंगे लेकिन बढ़ेंगे नहीं, तो इट इज कॉल्ड फेलियर टू थ्राइव। इसको हम क्या कहते हैं, फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि इसमें आपको क्या मिलता है, इनफेंटाइल सिरोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनफेंटाइल सिरोसिस होगी। तो इनफेंटाइल सिरोसिस, फेलियर टू थ्राइव, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली और उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो अगली डिजीज आती है दैट इज कॉल्ड मैकर्डल डिजीज। इन सबको पढ़ के फिर मैं आप सबको रिवाइज कराता हूँ कि इनमें सवाल किस किस तरह पूछा जाता है। तो आपका जो मैकर्डल डिजीज है ये क्या होती है और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारी एक और क्लास लगेगी और आपकी जो बायोकेम है वो भी खत्म हो जाएगी। अब मुझे सोच समझ के ये बताएं, सबने हलवा नहीं बनाना, मुझे सोच समझ के ये बताएं कि बायोकेम के बाद जो हमारी लाइव क्लासेस है उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। देखिए मेरा जो माइंड है वो ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पीड्स हो गया, ओब्स हो गई, गायनी हो गई, बायोकेम हो गई, या आपकी जो जितने भी ऐसी चीजें जिनमें ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करें लाइव क्लासेस के अंदर। तो इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वो है आपकी एक ऑब्स है, ठीक है। उसके अलावा हम गायनी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं स्टार्ट करना चाहते आप पीड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी हम इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहते, हम एक आधा मेडिसिन का सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, तो हम लाइव क्लास के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये आप लोग डिसाइड कर लें, हम ग्रुप के अंदर पोल क्रिएट कर लेंगे और फिर जैसे ही डिसाइड होगा हम आगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो आपके पास जो मिकर्डल डिजीज है, ठीक है, जो मिकर्डल डिजीज है इसमें क्या होना चाहिए, जो मिकर्डल डिजीज है इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एंजाइम होता है जो आपके ग्लाइकोजन को फोस्फोराइलेट करता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो एब्सेंट ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है, एब्सेंट ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेशन। तो आपका जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एब्सेंट होगा। उससे क्या होगा, उससे देखिए आपके जो मसल्स है ना उनके अंदर ग्लाइकोजन होता है, तो जाहिर बात है आपका ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, तो इंक्रीज ग्लाइकोजन इन इन द मसल्स, ठीक है। आपके जो मसल्स होंगे उनके अंदर ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब आपने कहना है कि जो मकर्डल डिजीज है, एम से क्या होता है, एम से मकर्डल, और एम से आपने याद रखना है मसल्स। तो आपकी जो मकर्डल डिजीज है ये मोस्ट कॉमनली किसको इफेक्ट करती है, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है दैट इज योर मसल्स, ये मसल को इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपको पेनफुल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होगा उसको बहुत शदीद क्रैम्पिंग होगी, तो पेनफुल क्रैम्प होंगे। उसके अलावा इसमें चूंकि मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन, तो इस जो मसल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होगी और जो आपका मायोग्लोबिन होगा वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन्यूरिया। अच्छा मुझे बताएं, जब मायोग्लोबिन आपके यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाए तो यूरिन आपका किस कलर का हो जाता है। जी डॉक्टर उमैर बताएंगे, शाबाश, कि आपका जो मायोग्लोबिन है जब ये आपके यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाए तो आपका यूरिन किस कलर का हो जाता है। तो जो मायोग्लोबिन है ये तकरीबन आपने याद रखना है कि ब्लैकिश या ब्राउन टाइप या रेड, ठीक है। तो ब्लैक रेड कलर का आपका तकरीबन क्या हो जाता है, हाँ कोला कलर आप इसको कह लें, कि जिस तरह कोका कोला का कलर होता है ना उस तरह का ये क्या हो जाता है, आपका यूरिन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। चलें जी, मुझे बताएं आपको इन सब की समझ आई है। अब ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कराऊंगा, आप जिस बच्चे से पूछा जाएगा वही बच्चा जवाब देगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। इसमें आपकी चीजें रिवाइज होंगी। तो हमारे पास माशाल्लाह से दो तीन डॉक्टर मरियम है, तो डॉक्टर मरियम से मेरा सवाल है कि अगर आप मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर के अंदर चला जाता है, बताएं शाबाश। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर के अंदर चला जाता है, तो डेट इज कॉल्ड पोम्पे डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोम्पे डिजीज। तो जो पोम्पे डिजीज है ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, वो हार्ट फेलियर के अंदर चला जाएगा। फिर आपने याद रखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो आपको ये कहेगा कि हमारे जो पेशेंट है वो आपको ये कहेगा कि डॉक्टर साहब जो मेरा लेंस है, या जो पेशेंट है जब आप उसका आई एग्जामिनेशन करें तो उसका जो लेंस है वो डिसलोकेट हो जाए, ठीक है। जो या मुझे ये बताएं कि आपके लेंस की डिसलोकेशन डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड किसके अंदर होती है। तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड आपने याद रखना है किसके अंदर होती है, तो डाउनवर्ड प्लस बैकवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड और बैकवर्ड आपने याद रखना है, दैट इज योर होमोसिस्टीन यूरिया। वो क्या होता है आपका, होमोसिस्टीन यूरिया। लेकिन अगर इस जगह मैं लिख देता अपवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो फिर आपका आंसर क्या होता, अगर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड होता तो फिर क्या होता, मारफान सिंड्रोम। फिर क्या होता आपका, मारफान सिंड्रोम होता, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
उसके बाद हमें कौन बताएगा, हमें बताएंगे डॉक्टर शहजाद, माशाल्लाह उन्होंने यूएसएमएल की भी बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। तो डॉक्टर शहजाद, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर करेंगे। आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर, या उसकी जो अम्मा है वो एक छोटे बच्चे को लेके आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब ये जब बच्चा यूरिन करता है, जब ये पेशाब करता है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे चीनी जल रही है, जैसे चूल्हे के ऊपर चीनी जल रही है, बर्न्ट शुगर स्मेल। तो जो बर्न्ट शुगर स्मेल है ये आपको किसके अंदर मिलती है, बताएं शाबाश। जो बर्न्ट शुगर स्मेल है ये आपको किस डिजीज के अंदर मिलती है? जी डॉक्टर शहजाद बताएं शाबाश। तो आपने याद रखना है, इट इज कॉल्ड, शाबाश, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो बर्न शुगर स्मेल इज सीन इन द मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ठीक है, इस ये आपको किसके अंदर मिलती है? मैपल सिरप यूरिन डिजीज के अंदर मिलती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूरिन है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है, तो अब कौन सी डिजीज है? अगर यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक हो जाता है, इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, यहां तक आपको समझ आई है? कोई मसले वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी डॉक्टर किसला, यहां तक समझ आई है? कोई मसले वाली बात तो नहीं है यहां तक? तो आई थिंक ये सबको समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा आज हमारी आखिरी ट्रायल क्लास है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट से पता नहीं कल से उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है वो सर आंखों पे हैं, तो कल से उनसे इंशाल्लाह हम हिमाटोलॉजी भी डिस्कस किया करें, क्योंकि कल हमने हिमाटोलॉजी स्टार्ट करनी है ना। तो आपसे मैं जो हमने व्हाट्सएप का चैनल बनाया ना, उसके अंदर आपको हम हिमाटोलॉजी के कुछ एमसीक्यू शेयर किया करेंगे, बाद में हम उसको एक्सप्लेन भी किया करेंगे। ठीक है, तो आपने बस उस चैनल के अंदर रहना है और डेली के डेली आपने जो पॉइंट्स आपको बताए जाएं आपने वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? देखिए वैसे तो अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो तकरीबन 25 है। कुछ बुक्स पे 20 भी लिखा होता है, लेकिन 25 आपने याद रखने हैं। तो हमारी अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो तकरीबन 25 हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं क्या सारे के सारे हमें खुराक के जरिए चाहिए होते हैं, या कुछ हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है? तो आपने याद रखना है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, दीज आर कॉल्ड नॉन असेंशियल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, जैसे अभी हमने पढ़ा फिनाइल जो आपका फिनाइल एलानीन होता है, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसको खुद मतलब कि खुराक के जरिए लेना पड़ता है। तो इट इज असेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ठीक है, अच्छा अब ना हम जरा आगे चलते हैं। डॉक्टर मानूर हमें जल्दी से बताएंगी कि आज हमने ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड पढ़ा है जो नॉन असेंशियल था, जो हमारी बॉडी खुद ही बना रही थी? बताएं शाबाश। जी डॉक्टर मानूर जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने कहना है कि आज हमने जो अमाइनो एसिड पढ़ा है दैट इज योर टायरोसिन। टायरोसिन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है क्योंकि उससे हम फिर डोपामीन भी बनाते हैं, उससे हम फिर मेलानिन भी बनाते हैं, उससे हम फिर क्या बनाते हैं? उससे हम फिर थायरोक्सिन जो आपका T3 T4 है वो भी बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो आपको खुराक के जरिए चाहिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसका मैंने आपको एक निमोनिक लिखवाया था, इवन कि ये आपकी फर्स्ट एड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इस निमोनिक का नाम क्या है? तो इसको मैं इस तरह याद करता हूं, देखिए पीटीवी का पता है ना, जो आजकल के जमाने में बंद हो चुका है, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन। तो आपने एक निमोनिक याद रखना है, पीटीवी। ठीक है, पीटीवी का क्या है? पीटीवी का, ठीक है, पीटीवी का टिम हॉल है। ठीक है, जो पीटीवी है उसका एक हॉल है और उसको हम कहते हैं टिम। तो पीटीवी टिम हॉल। अब आप कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि जो पीटीवी है इसका क्या मतलब है? देखिए सबसे पहले पी से आपने याद रखना है, जो पहला अमाइनो एसिड है जो आपका असेंशियल अमाइनो एसिड होता है, जो आपको खुराक के जरिए चाहिए चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन। फिर आपने टी से क्या याद रखना है? तो टी से आप देखें, टी से क्या होगा? टायरोसिन नहीं है, इट इज योर ट्रिप्टोफैन। ये क्या होता है आपका? ट्रिप्टोफैन। तो मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि जो चीज होती है ना, पनीर, पनीर के अंदर ये पाया जाता है। उसके अलावा वी से आपने क्या याद रखना है? वेलिन। तो पीटीवी, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। उसके अलावा अगर हम बात करें हॉल की, तो आप बल्कि टिम को पहले देख लेते हैं। तो दूसरा जो टी होगा उसका क्या मतलब होगा? दैट इज कॉल्ड थ्रियोनिन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? थ्रियोनिन। उसके अलावा आई से क्या होगा? तो आई से आपने याद रखना है आइसोल्यूसिन। ठीक है, आई से क्या होगा? आइसोल्यूसिन। फिर मुझे बताएं एम से क्या होगा? तो एम से होगा मिथियोनिन। ठीक है, एम से क्या होगा? मिथियोनिन। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल हैं, हमें खुराक के अंदर चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है एच से क्या होगा? तो एच से होगा हिस्टीडीन। ठीक है, एच से क्या होगा? हिस्टीडीन। ये आप एक दफा निमोनिक याद करेंगे आपको याद रहेगा, आप परेशान ना हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा एल से क्या होगा? तो एल से आपने याद रखना है, एल से होगा लाइसिन। ठीक है, तो इस तरह
इस तरह आपका एच बी हो गया, एल बी हो गया। उसके अलावा आपके पास जो बाकी अमाइनो एसिड है उनको आप खुद ही फिल कर लेना। तो आपका जो पीटीवी टीम हॉल है ये आपको ये बताता है कि आपके कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो असेंशियल होते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपके असेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके अंदर आते हैं जो असेंशियल्स हैं। इसमें आपका फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ये सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको आपको खुराक के अंदर चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती। ठीक है, तो चलें जी, मुझे बताएं यहां तक समझ आई है? कोई मसले वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना एक टेबल बनाऊंगा। ये टेबल हमने फर्स्ट एड की बुक से उठाया है, और ये जो टेबल है इसमें कुछ रेट लिमिटिंग एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है। वो मतलब एग्जामिनर का कभी कभी दिमाग घूम जाए ना, तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, और कौन से सवाल ज्यादा आने के चांसेस हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप एक टेबल बनाएंगे अपने नोट्स के ऊपर, दैट इज योर रेट लिमिटिंग एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसकी लंबी कहानी ये हम बाद में देखेंगे। तो जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होते हैं इसको आप इसमें आपको पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहले हम दरमियान में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक साइड पे हम लिखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो आपका ग्लूकोज है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब हमें डॉक्टर महानूर बताएंगी कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे सेल के किस पार्ट के अंदर होता है। अगर आपसे कोई आपका कंसल्टेंट या कोई भी बंदा जिसको कोई परेशानी है वो आपसे ये पूछ लेता है कि ग्लाइकोलिसिस किस पार्ट के अंदर होता है, तो बताएं किसके अंदर होता है। तो आपने याद रखना है जो ग्लाइकोलिसिस है इट अकर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। ये किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, डॉक्टर इशाल ही बताएंगे हमें कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो क्रेब साइकिल है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो क्रेब साइकिल है ये कहां पे होती है, तो क्रेब साइकिल आपकी होती है किसके अंदर? शाबाश। तो क्रेब साइकिल के आगे आप लिखें इट अकर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अच्छा, इसको छोड़े, हम वापस आते हैं। तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस है इसके अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपके रेट को डिटरमाइन करता है, रेट को लिमिट करता है? तो आपने याद रखना है इट इज कॉल्ड फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इट इज कॉल्ड फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो आपका जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे पास ऐसा एंजाइम जो क्रेब साइकिल को कंट्रोल करता है इट इज कॉल्ड आइसोसिट्रेट। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। तो आपका जो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज है ये इसके अंदर आता है। उसके अलावा मुझे ये बताएं, आपकी बॉडी के अंदर जो कीटोन्स बनते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो कीटोन्स बनते हैं, कीटोन की सिंथेसिस किस किस पहले तो ये बताए ना, अगर आपसे कोई बंदा सवाल पूछ लेता है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर यूरिन के अंदर कीटोन्स आ सकते हैं, जी डॉक्टर सुंबल आप माशाल्लाह बड़ी अक्लमंद स्टूडेंट है, तो आप मुझे लगता है आंसर करेंगी। बताएं शाबाश, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन के अंदर आपको कीटोन्स मिलते हैं? बताएं शाबाश। एक तो बड़ी कॉमन है, वो तो आप हॉस्पिटल के अंदर डेली देखते हैं, ऑन दैट इज योर डीके। ठीक है, वो क्या है आपका? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वो क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कोई और भी बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं शाबाश, कि आपके यूरिन के अंदर कीटोन्स कब कब आ सकते हैं? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बाद आप लोगों का मतलब कि बस हो गई है। ठीक है, आप लोग का सारा जो खजाना था वो इस्तेमाल हो चुका है। नहीं, एचएचएस के अंदर नहीं आती। एचएचएस के अंदर क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट होती है तो कीटोन्स नहीं बनते। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज योर अल्कोहल। ठीक है, जो जो लोग अल्कोहल पीते हैं ना, तो अगर अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें भी क्या होता है? उसके अंदर भी आपको कीटोन्स मिलते हैं। डॉक्टर सुंबल मुझे नहीं पता आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है, क्योंकि जो स्टारवेशन ये चैट जीपीटी पे आता है, तो आपने याद रखना है कि जो कीटोन्स हैं ये स्टारवेशन के अंदर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा फास्टिंग करता है, स्टारवेशन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर आपको कीटोन्स मिलते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन रहेगी जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, वो आज ही हमने पढ़ी है लेकिन आप लोग उस आपका ध्यान उसकी तरफ जा नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर अलीज अहमद शाबाश, बड़े माशाल्लाह स्मार्ट से स्टूडेंट हैं, तो उन तो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर यूरिन के अंदर कीटोन्स आना शुरू हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। तो आपके एग्जाम के हवाले से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूरिन के अंदर कीटोन्स किस किस के अंदर आते हैं? डीके के अंदर आते हैं और फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीके होता है, जो आपका डीके होता है, जब आप इसके अंदर एबीजीज करते हैं, जब इसके अंदर आर्टीरियल ब्लड गैसेस करते हैं, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलती है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलती है या क्या मिलता है आपको? तो आपने याद रखना है जो डीके का पेशेंट होता है इसमें इसमें क्या होगा? इसके अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलती है। ये आपके एग्जाम का सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि जो डीके का पेशेंट होगा इसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी। लेकिन मुझे बताएं एनाइन गैप का क्या होगा। जी डॉक्टर शहजाद, आपने यूवर्ल्ड के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो डीके का पेशेंट होता है इसमें एनाइन गैप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो आपने याद रखना है इसमें क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज एनाइन गैप। तो जो डीके का पेशेंट होता है इसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप, ठीक है, विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, तो कीटोन्स को बनाने के लिए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एचएमजी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एचएमजी को ए सिंथेज। जो आपका एचएमजी को, आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं कि ऐसा आपकी बॉडी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो फैट्स होती हैं, उसकी उससे आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी ग्लूकोज बनाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर आपको फ्रुक्टोज, ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये इसका क्या है, ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको करवाना चाहता हूं ये है, मुझे बताएं आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा कौन सा एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये आपको लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है इसको बनाने के लिए जो रेट लिमिटिंग एंजाइम इस्तेमाल होता है, दैट इज योर एच एम जी। ये आपने लाजमी याद रखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एच एम जी को ए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एच एम जी को ए रिडक्टेज। तो आपका ये जो एच एम जी को ए रिडक्टेज एंजाइम है ये कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमें डॉक्टर पलक बताएंगी कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पहले ही बहुत ज्यादा है तो उसको हम कौन सी ड्रग देंगे और वो ड्रग क्या काम करेगी। देखें, अगर कोई पेशेंट उसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक ड्रग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटिन, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेटिन। तो ये जो स्टेटिन है जिसमें आपकी रसुआ स्टेटिन आती है, प्रावा स्टेटिन आती है, उसके अलावा सिम्वा स्टेटिन आती है, अटोरवा स्टेटिन आती है, ये सारी ड्रग्स हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं ताकि जो आपका एच एम जी को ए रिडक्टेज है ये क्या हो जाए, ये इनहिबिट हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना बने, ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टेटिन ड्रग्स होती हैं, मुझे बताए पेशेंट को आप सुबह सुबह रिकमेंड करते हैं या शाम को देते हैं। तो जो स्टेटिन ड्रग्स होती हैं हम रिकमेंड करते हैं शाम को। क्यों रिकमेंड करते हैं शाम को, ताकि क्योंकि ये जो ड्रग्स होती है ना ये आपकी मायोपैथी कराती हैं। तो अगर आप सुबह सुबह ये ड्रग्स लेंगे तो आपकी जो मसल्स है उनकी ब्रेकडाउन भी होगी और आप सारे दिन के सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें मेन मेन बातें जो आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, मुझे बताएं आपको इनकी समझ आई है कि जो आपके रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी बायोकेम की एक क्लास रह गई है, इसके बाद हम फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं और हमारे पास ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं यहां तक जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या इसमें कोई आपका सवाल हो, कोई चीज आपको तंग कर रही हो या कोई परेशानी हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, बताएं, शाबाश। तो अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास दो ऐसी डिजीजेज हैं जो आपकी बायोकेम के अंदर पूछी जा सकती हैं और वो है डेट डेट आर रिलेटेड टू द मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं ये प्रॉपर तरीके से खाते नहीं है। अगर आप बलोचिस्तान जाते हैं, अगर आप सिंध के इलाका जो थर है वहां पे जाते हैं तो इस तरह के बच्चे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो मेल न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब क्या है कि आपकी जो खाना है वो कम है, आपकी जो डेली आती है दैट इज कॉल्ड कवाशियर कोर। ये उधर जो सिंध का इलाका है ना थर, वहां पे ये बहुत कॉमन है। तो जो कवाशियर कोर है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट होता है वो प्रोटीन ही नहीं खाता, उसको गोश्त अवेलेबल नहीं होता। तो कवाशियर कोर के अंदर जो पेशेंट होगा उसमें क्या मिलेगी आपको, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। अब प्रोटीन की खास करके कौन सी डेफिशिएंसी होगी, उसके अंदर एल्ब्यूमिन की कमी होगी, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी है, तो इसको कवाशियर कोर हो सकता है। अब मुझे बताया कि आपका जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है। तो जो एल्ब्यूमिन है आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऐसी है ना, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर एडीमा हो जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि चूंकि ये इस बच्चे के अंदर एडीमा है तो इसका जो पेट होगा वो फूला हुआ होगा या नहीं होगा, तो सारी बात है ये जो पेशेंट होगा इसका जो पेट होगा वो बाहर की तरफ निकला होगा, फूला हुआ होगा। मतलब कि इसमें अगर आप कुछ और याद करें या ना याद करें, लेकिन जो कवाशियर कोर होता है
इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें आपको क्या मिलती है, स्वोलन बैली। ठीक है, ये आपके इवन के एनआरई 2 के अंदर भी पूछते हैं, स्वोलन बैली, या फिर इसमें आप लिखें डिस्टेंडेड एब्डोमेन। तो जो क्वाशियर कोर का पेशेंट होगा, इसके पेट में पानी भरा होगा। इसमें क्या होता है, इसके पेट में पानी भरा होता है, तो इसमें हम ये करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या होगा, उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो पेशेंट होगा, इसको जनरलाइज, जनरलाइज का मतलब है पूरी बॉडी का, तो जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा। ठीक है, इसको जनरलाइज्ड बॉडी बॉडी एडिमा। उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या होता है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके अंदर हिपैटोमेगैली मिलती है। ठीक है, इसका जो लिवर होगा वो भी इनलार्ज होगा, तो हिपैटोमेगैली, लिवर जो होता है इसका फैटी हो जाता है, फैट आ जाती है उसके अंदर। उसके अलावा इसमें और क्या मिलती है आपको, स्किन पिगमेंटेशन। आपने अगर ये बच्चे देखे होंगे तो ये काले काले बेचारे होते हैं, तो स्किन पिगमेंटेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा हम जरा आगे चलते हैं, हमारे पास जो इसके मुकाबले में एक और डिजीज है, दैट इज कॉल्ड क्वाशियर कोर। तो आपकी जो क्वाशियर कोर है, ये क्या चीज है और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, जो क्वाशियर कोर है, आपने याद रखना है, इसमें जो पेशेंट होता है ना, वो प्रोटीन से ही खा रहा होता है, लेकिन वो कम खाना खा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप लिखें कैलोरीज की डेफिशिएंसी होती है, तो देयर विल बी कैलोरीज डेफिशिएंसी इन डाइट। जो पेशेंट है वो पूरी खुराक ही नहीं खा पा रहा, उसके अंदर कैलोरीज की डेफिशिएंसी है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स विल बी नॉर्मल। तो प्रोटीन्स विल बी नॉर्मल, लेकिन जो कैलोरीज होती हैं दे विल बी डेफिशिएंट। अब इसमें मुझे बताएं, क्या आपको एडीमा मिलेगा? जी डॉक्टर जारा अगर प्रेजेंट है तो बताएंगी कि क्वाशियर कोर के अंदर क्या आपको एडीमा मिलता है? तो आपको एडीमा नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपने जो मेन चीज है वो ये है कि नो डिस्टेंडेड एब्डोमिन। ठीक है, इसके अंदर जो पेशेंट होगा उसका जो एब्डोमिन होगा, तो देयर विल बी नो डिस्टेंडेड एब्डोमिन। उसके अलावा इसमें और क्या होता है, चूंकि कैलोरीज की कमी है तो इसमें मसल वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो एम से क्या होगा, एम से आप क्वाशियर कोर नहीं, यहाँ पे मेरेस्मस, सॉरी गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे मेरेस्मस। तो जो आपका मेरेस्मस है, एम से मेरेस्मस, और एम से क्या होगा, मसल वेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये बड़े पतले से, दुबले पतले से होते हैं, क्योंकि इनकी इनकी कैलोरीज ही पूरी नहीं हो रही होती। अब मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सारी बात वही बात आ गई है कि जो भूखा होता है उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए। तो अगर इसको भूख लगी तो आप उसको खाना खिलाएं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम न्यूट्रिशनल थेरापी देते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर न्यूट्रिशनल थेरापी देते हैं और ये बच्चे काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें जी, मुझे बताएं यहां तक आपको समझ आई है कि what is marasmus, what is malnutrition, what is your rate limiting enzymes। उसके अलावा आपको जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आने चाहिए। उसके अलावा बाकी जितने भी मैंने ऊपर चीजें पढ़ाई हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ तक समझ आई है? कोई मसले वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो तो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बताएं शाबाश, यहाँ तक कोई मसले वाली बात है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, कल हमने मारफान सिंड्रोम पढ़ लिया था? बताएं शाबाश, क्या हमने कल मारफान सिंड्रोम पढ़ लिया था? अच्छा, मारफान सिंड्रोम हमारा रह गया। उसके अलावा जो एहलर डैनियल सिंड्रोम था वो तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो एहलर डैनियल सिंड्रोम है वो हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा जो हमारे बाकी ट्राइसोमीज है वो भी हमने पढ़नी थी। उसके अलावा अच्छा नहीं नहीं, जो आपका एहलर डैनियल सिंड्रोम है वो तो मैंने आपको पढ़ाया था। आपको पढ़ाया था या किसी और अच्छा आई थिंक किसी और को पढ़ाया होगा। जो आपका एहलर डैनियल सिंड्रोम है, चले वो भी हम कल पढ़ लेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टाइम का मैं वो खत्म नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अब मुझे लगता है शायद एक क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो एक क्लास होगी, आपकी बायोकेम खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे या अगला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब अगला सिस्टम मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला स्टार्ट करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आज हमारी आखिरी ट्रायल क्लास थी। अब जो बंदा फीस पे करेगा सिर्फ उसको ही लिंक मिलेगा, वही ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट फीस पे करेगा हम उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। उस पे ही आपको डेली जो हमारी लाइव क्लास होती है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिला करेगी। प्लस उसके साथ साथ जो हम आपको डेली एक रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे वो भी उस पे मिला करेगा। ठीक है, बाकी डॉक्टर जलील जो ऑप्था और ईएनटी है वो तो एंड पे करेंगे ना, वो तो मतलब कि बहुत माइनर सब्जेक्ट्स हैं, वो एंड पे करेंगे। सर काइंडली मेरा टेक्स्ट सीन कर दें। डॉक्टर नासिर आप दोबारा टेक्स्ट करें। देखिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरे मोबाइल के अंदर तकरीबन 3100 कुछ कॉन्टैक्ट सेम है और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ लेकिन मुझे खुद नहीं पता चलता, वो मैसेज नीचे चला जाता है। तो अगर आपका मैसेज मुझसे इग्नोर हो जाता है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा रिप्लाई कर सकूं। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप मुझे प्लीज एक दफा थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया करें और इस चीज को माइंड ना किया करें। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और मैं खुद ही उन सबको हैंडल कर रहा होता हूँ, तो इस वजह से मसला आता है। ठीक है सर, मैसेज इग्नोर करते हैं जी, मैसेज इग्नोर नहीं मैं करता,
मैं मैसेज मुझसे इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो करने में और होने में थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी मेरी दिल से माजरत है इस चीज के लिए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है आप उसको मुझे बस एक दफा रिमाइंड करा लिया करें, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मेरे पास ना जो मतलब 1-2 महीनों के मैसेज पड़े हुए थे, तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों के मैसेज थे जो मुझसे रीड ही नहीं हुए। तो फिर मुझे बाद में बुरा भी लगता है, तो इसलिए अगर जरूरी काम होता है तो आप मुझे मैसेज किया करें और रिमाइंड करा दिया करें, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली रेगुलर क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।